Hello, good morning everyone. This is Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Past Second, Chapter 3, The Delhi Sultans. बच्चों, in our last video, we learned about 5 dynasties who established a vast empire in Delhi Sultanate. Okay, now we will see कि कैसे garrison town से एक बड़ा empire established हुआ, है ना. अब आप सोच रहे होंगे कि garrison town क्या है. So let's start. फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. देखो बच्चों, गैरिसन टाउन था क्या, आप देख लेते हैं हम पहले ना. तो गैरिसन टाउन, देखिए दिल्ली सल्तनत चल रही थी, वहाँ पे सुल्तान्स रूल कर रहे थे, है ना. तो दिल्ली को मतलब सेफ़ रखने के लिए जो अटैकर्स थे उनसे सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया था कि फोर्टिलाइज़ किया था उसे, मतलब कि फोर्टिफाइड किया था उसे ना. फोर्ट्स बहुत सारे उन्होंने बना दिए थे चारों तरफ, ठीक है. तो एक तरीके से उसको कवर अप कर लिया था, ठीक है. सो अ फोर्टिफाइड एरिया वेयर द सोल्जर्स लिव, जहाँ पे जो भी पब्लिक थी, जो भी सोल्जर्स थे, वो वहाँ पर क्या करते थे, सर्वाइव करते थे, वहाँ पर वो रहते थे, है ना. तो उस एरिया को क्या बोला गया, गैरिसन टाउन बोला गया, ठीक है बच्चों. तो ये जो गैरिसन टाउन था, यहाँ पे सुल्तान जो थे वो प्रॉपर रूल कर रहे थे, उनका प्रॉपर जो है कंट्रोल उस पर था, ठीक है. अब ये गैरिसन टाउन मेनली बनाए कहाँ कहाँ गए थे, आपके दिल्ली में और उसके अलावा बंगाल और सिंध, ठीक है. ये जो 3 जो प्लेसेस थे, यहाँ पे ये गैरिसन टाउन बनाए गए थे, जहाँ पर सुल्तान का पूरा कंट्रोल था, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. अब कोई भी सुल्तान होगा, कोई भी रूलर होगा, वो यही चाहेगा ना कि उसका एम्पायर जो होगा वो जितना ज़्यादा एक्सपेंशन उसका होगा उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा, ठीक है. तो ये भी क्या चाह रहे थे कि इन गैरिसन टाउन से बाहर निकलकर जो भी अटैच्ड एरिया है ना उसको भी अपने कंट्रोल में ले ले, है ना, ठीक है. सुल्तान ये चाह रहे थे, ठीक है. तो एक वर्ड और आगे आएगा, वो देखेंगे हम. उसके लिए आपके वर्ड आएगा हिंटरलैंड, है ना. जो अटैच्ड एरिया था ना बच्चों, एक तो गैरिसन टाउन समझ में आ गया आपको कि जो भी एरिया था दिल्ली का उसको क्या कर दिया, फोर्टिफाइड कर दिया ना, किले बना के, फोर्ट्स बना के उसको फोर्टिफाइड कर दिया, उसे हम बोलेंगे गैरिसन टाउन, ठीक है. अब इन फोर्टिफाइड एरिया के अलावा जो अटैच्ड एरिया हो गया, है ना, जहाँ से क्या हो रहा था, अभी कोई भी उनको चाहिए होगा, कुछ भी गुड्स एंड सर्विस की ज़रूरत होगी, तो वहाँ अगर अवेलेबल नहीं होगी तो पास वाले एरिया से वो लेंगे ना, ठीक है. मतलब ट्रेडिंग का काम तो चलेगा ही ना. तो जो अटैच्ड एरिया था ना, जहाँ पर सुल्तान का कंट्रोल नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, सर्विस की सप्लाई चल रही है, तो वो अटैच्ड एरिया होगा, उसे हम बोलेंगे हिंटरलैंड, ठीक है. उसके लिए ये वर्ड यूज़ में होगा. तो वो चाहते थे कि जो हिंटरलैंड जो एरिया है वो भी उनके कंट्रोल में आ जाए, है ना, ताकि उनका जो एम्पायर हो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो, ठीक है. तो जो जिस पे पूरा कंट्रोल है उस एरिया को तो हमने क्या बोला, गैरिसन टाउन. और जिस पे कि पूरा कंट्रोल नहीं है लेकिन वहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड, ठीक है. तो देखिए, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons, ठीक है. तो वहाँ पे उनका पूरा कंट्रोल था. तो वो क्या हो गया, आपके गैरिसन टाउन. इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से फोर्ट्स बना के उसे क्या कर दिया था, कवर कर दिया गया था ना, ताकि अटैकर से भी सेफ्टी रहे, है ना. तो आगे देखिए, सो द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड. यहाँ पर इनका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था, ठीक है. सो द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. वहाँ पे ट्रेडिंग का काम तो चल ही रहा था उनसे, है ना. सो सुल्तान डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर. देखो, ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट के लिए और प्लंडर फॉर सप्लाईज, मतलब कि ट्रेडिंग चल रही थी, उसके अलावा प्लंडर फॉर सप्लाईज. इसका मतलब है कि जो भी चीज़ उनको चाहिए होती थी ना, तो कई बार तो ट्रेडिंग से काम हो जाता था, कई बार वो वहाँ पर अटैक करके भी, लूट पाट करके भी वो चीज़ें ले लेते थे ना. तो इस तरीके से काम जो है चल रहा था. लेकिन इससे क्या था, इससे स्टेबिलिटी आएगी क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं आएगी. तो उनको क्या चाहिए था कि पूरा पावरफुली जो है वो वहाँ पर रूल करे, है ना, मतलब पूरी तरीके से उनका पावर वहाँ पर रहे. तो इसके लिए उनको चाहिए था कि वहाँ पर पूरी तरीके से वो रूलर जो है वहाँ पर आ जाए, है ना. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए, दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही थी इसके लिए ना. अब कहीं पे आप लूट माट मचाओगे तो वहाँ की जो पब्लिक है वो आपको पसंद थोड़ी करेगी, है ना. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, देखिए उनको. डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. देखो, एक बार मैं आपको रफली आइडिया दे देती हूँ कि इनका जो गैरिसन टाउन्स थे वो कहाँ कहाँ पर थे, है ना. देखिए, इस तरीके से आपका ये दिल्ली वाला एरिया रफली आप समझ लीजिए, है ना. ये दिल्ली वाला एरिया जहाँ यहाँ पर गैरिसन टाउन था, उसके अलावा जो बंगाल जो आपके है ना वहाँ पे गैरिसन टाउन था, और इसके अलावा सिंध, है ना. ये 3 जगह जो है वो गैरिसन टाउन जो है इन्होंने एस्टेब्लाइज किए थे, ठीक है. कहाँ कहाँ पे, सिंध आ गया आपके, और दिल्ली और आपके बंगाल, ठीक है. तो इनके बीच में डिस्टेंस एक तो बहुत ज़्यादा थी, है ना. यहाँ पर इनका एम्पायर चल रहा था ना, गैरिसन टाउन इन्होंने यहाँ पर बना दिए थे, फोर्टिफाइड कर दिया था इस एरिया को, ठीक है. लेकिन
यहाँ पर जो सुल्तान रहेगा, ठीक है, वो एक टाइम में एक ही जगह रहेगा ना, तो उसको क्या चाहिए था कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। अब सेल फोन्स तो होते नहीं थे आपके कि आप फ़ोन लगाया और वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है ये सब पूछ लिया, ऐसा तो पॉसिबल था नहीं, उसको खुद को वहाँ पे जाना होता था, है ना। तो कई बार क्या होता था, शिप्स के थ्रू जाते थे ये, है ना, हैवी रेनफॉल हो गया, बाढ़ आ गई, तो इसलिए जाने आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हो गई डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई, है ना, डिस्टेंस ज़्यादा था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। देखिए, डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। देन रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजिल कम्युनिकेशन रूट्स, यस, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती थी। देन थर्ड प्रॉब्लम वाज मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान, यस, जो आपके अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर कुछ ट्राइब्स थे, मंगोल जो थे वो ट्राइब्स कम्युनिटी थी, है ना, तो वो क्या कर रही थी, यहाँ पे अटैक करना चाह रही थी। क्यों, क्या होता है कि अगर यूनिटी नहीं दिखती है ना लोगों को, तो वो क्या करते हैं, आपको उसको तोड़ना बहुत ईजी हो जाता है ना। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से गैरिसन टाउन बना के ये सुल्तान इस तरीके से रूल कर रहा है, एक जगह कहीं पे ये स्टेबल भी नहीं है, तो वो मंगोल्स ने प्लानिंग कर ली थी यहाँ पर अटैक करने की। तो अब सुल्तान क्या चाह रहा था कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये बीच वाला जो एरिया जो बच गया, ये पूरा एक हो जाए, है ना, यहाँ पर पूरे में जो है मतलब सल्तनत इनकी जो है वो फैल जाए, ठीक है। तो इसलिए ये चाह रहे थे कि पूरा एक हो जाए, जिससे कि अगर मंगोल्स अटैक भी करते हैं तो सब मिलकर उनको फेस कर लेंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही थी। ये जो गैरिसन टाउन था, इसको ये जो भी इनका एम्पायर था, गैरिसन टाउन से निकलकर ये इसको और ज़्यादा इसका एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, है ना, ठीक है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही थी। अब इनको क्या चाहिए था कि जो भी है इनका एम्पायर वो सारा एक हो जाए, है ना, बीच में जो ये गैप जो था ना, इसको फुलफिल करना चाह रहे थे। इट मीन्स जो गैरिसन टाउन से अटैच जो एरिया था वहाँ पर भी ये रूल करना चाह रहे थे, ठीक है। तो आगे देखिए, सो कंसोलिडेशन ऑफ सल्तनत वॉज एसेंशियल। अब ज़रूरी था इनके लिए कंसोलिडेट करना, जो भी एरिया था कंसोलिडेट करना। इट मीन्स जो है जो भी बिखरा हुआ जो इनका रूल चल रहा था उसको सबको क्या करना, गैदर करना, मतलब कि सब जगह जो है अपने सल्तनत को फैलाना, इनका क्या था, फर्स्ट जो थी इनकी प्रायोरिटी थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, देखिए, कंसोलिडेशन अक्यूर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन। अब ये कंसोलिडेशन का काम किसने स्टार्ट किया, आपकी जो मैंने कल ही आपको मतलब जो वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके 5 डायनेस्टी थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लाइज किया ना, तो उसमें आपके जो टर्किश रूलर्स थे उनमें एक थे गियासुद्दीन बलबन, है ना। तो इन्होंने ये कंसोलिडेशन का काम स्टार्ट किया। देन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, और उसके बाद इसका एक्सपेंशन किया किसने, आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी से थे अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक डायनेस्टी से थे मोहम्मद तुगलक। इन्होंने इसका एक्सपेंशन किया, ठीक है। जो भी बिखरे हुए जो एरियाज़ थे उनको गैदर करने का, है ना, ठीक है, वहाँ पर अपना एम्पायर जो है एक्सपेंशन करने का काम इन्होंने किया। सो द पिक्चर्स, गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये वो जो रूलर्स थे, सुल्तान्स थे, जिन्होंने जो सारे एरियाज़ थे जिसमें आपके जो भी आपके कौन आ रहे थे, ये जो आपके गैरिसन टाउन्स आ रहे थे ना, उनको उनसे बाहर निकलकर जो है अपना एम्पायर जो है वो फैलाया, ठीक है। तो आगे देखिए, सो द एक्सपेंशन ऑक्यूज अलॉन्ग द 2 फ्रंट्स। अब कैसे फैलाया इन्होंने, एक साथ ना करके मतलब 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया ना, अपना जो एम्पायर फैला रहे हैं वो 2 फ्रंट्स में इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। तो फर्स्ट वाज इंटरनल फ्रंटियर, यस, ये इंटरनल फ्रंटियर क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि आपके दिल्ली में गैरिसन टाउन था और बंगाल में और सिंध में, ठीक है। तो दिल्ली टू बंगाल और दिल्ली टू सिंध वाला जो एरिया है ना, इनके बीच वाला जो एरिया है, तो वहाँ ये अटैच्ड एरिया था तरीके से। यहाँ से देखो पूरी तरीके से उनका कनेक्शन कट नहीं था। कैसे कनेक्शन कट नहीं था, गैरिसन टाउन जो चल रहा था, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जो कॉलोनी में, मतलब कई बार होता है कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो कॉलोनी में कोई शॉप होती है तो आप लेकर आते हो ना, लेकिन कई चीज़ें होती है जो छोटी शॉप्स पे नहीं मिल पाती है ना, तो आप अपने मेन रोड वाली शॉप पे जाते हो ना। तो वही चीज़ थी जो गैरिसन टाउन चल रहा था, वहाँ पर एम्पायर चल रहा था, ठीक है, लोगों की नीड्स जो थी वो फुलफिल हो रही थी, लेकिन जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं थी वो क्या करते थे, उनके पास वाला जो अटैच्ड एरिया था वहाँ से वो लोग परचेसिंग सेलिंग करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब इनको क्या चाहिए था, जो रूलर्स थे उनको क्या चाहिए था कि जो वो एरिया हो गया ना बीच वाला, जो दिल्ली टू बंगाल और दिल्ली टू सिंध, ये वाला जो एरिया हो गया, इसमें वो अपना एम्पायर एक्सपेंशन करते हैं। तो इस एरिया को हम बोलेंगे इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो गया, इंटरनल फ्रंटियर कहलाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर एम्पायर का एक्सपेंशन इन्होंने किया। तो देखिए, द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द
hinterlands of the garrison towns. Yes, अब ये hinterland जो वर्ड आया ना, ये उसी के लिए आया बेटा. hinterland को आप सिंप्लीफाई करके समझिए जो अटैच्ड एरिया है ना, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो गैरिसन टाउन वाला जो एरिया है, वहाँ के लोगों की जो भी नीड्स थी है ना, कोई भी गुड सर्विस उनको चाहिए होती थी, तो वो आसपास वाले अटैच्ड एरिया से वो ट्रेडिंग करते थे, है ना. तो वो जो आसपास जो अटैच्ड एरिया है ना, दैट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड. उसी को क्या बोलेंगे? हिंटरलैंड. ठीक है, तो उनको वो क्या करना चाह रहे थे, उनके साथ में कनेक्ट करना चाह रहे थे, गैरिसन टाउन के साथ में उनको कनेक्ट करना चाह रहे थे. देन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब. ठीक है, तो उन जो हिंटरलैंड एरिया है उसको कनेक्ट किया उन्होंने, है ना, उसको अपने में शामिल किया. और उसी के साथ में फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, जो भी जंगल आते थे ना उस एरिया में, ठीक है, जो दिल्ली टू बंगाल और दिल्ली टू सिंध जो भी जंगल वाला एरिया, फॉरेस्ट वाला एरिया था, उसको क्लियर किया उन्होंने. उसी के साथ में गंगा यमुना दोआब, देखो आप पहले दोआब समझो क्या होता है. दैट प्लेस बिटवीन टू रिवर्स, है ना, दो रिवर्स के, जैसे कि आपके ये कौन है, गंगा यमुना, जैसे कि ये आपके गंगा और यमुना, इनके बीच का जो जगह है ना, दैट इज़ कॉल्ड गंगा यमुना दोआब, है ना. दो नदियों के बीच का जो प्लेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे ना. तो उसको भी इन्होंने वहाँ पे जितना भी मतलब फ्लैट कर दिया उस ग्राउंड को, वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे उन सबको क्लियर कर दिया. अब क्यों किया? देखो, कोई भी रिवर के पास वाला जो एरिया होगा ना, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा, है ना. वहाँ पे अगर फार्मिंग अगर की जाएगी तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन वहाँ पे होगा ना. तो अब इनका क्या एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, है ना. अर्निंग के लिए उन्होंने वहाँ का ग्राउंड को फ्लैट कर दिया, फॉरेस्ट सारे काट दिए और वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया. तो अब रिवर के पास वाला एरिया, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था. प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या खुद मतलब सुल्तान जो था वो खुद आके फार्मिंग थोड़ी करेगा, फार्मर्स से करवाएगा, है ना. अब फार्मर्स से फार्मिंग करवाएगा, उसके बाद उनसे क्या लेगा, वो रेवेन्यू वगैरह लेगा ना. तो फ़ायदा किसका है? सुल्तान का फ़ायदा है ना. तो इतना मतलब इन्होंने आगे तक का सोचा. ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो मतलब अपनी एक तरीके से एम्पायर की जो है बहुत अच्छी एक्सपेंशन के लिए ये सारा काम उन्होंने किया. देन हंटर गैदरर्स एंड पैस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम दियर हैबिटेट, जो भी हंटर गैदरर्स थे और जो भी चरवाहा थे, है ना, जो चराने वाले होते हैं ना, पशुओं को चराने वाले, उन सबको अपने हैबिटेट से वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि अब उनको क्या करवाना था, उनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको वहाँ पे फार्मिंग चाहिए थी, है ना. ठीक है, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज्ड. और वहाँ पे पीजेंट्स को वो ज़मीन दे दी गई. अब ऐसे नहीं दी गई, फार्मिंग के लिए दी गई, है ना, ताकि जो भी अर्निंग हो वो एज ए रेवेन्यू उसको कलेक्ट कर सके और उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो. तो ये तो किसकी बात हो गई, आपके जो इंटरनल जो एरियाज थे ना, वहाँ पे एक्सपेंशन की बात हो गई. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर. तो वहाँ पे इन्होंने कैसे अपना एम्पायर एक्सपेंड किया. सी, लैंड दैट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. अब ये कौन सा एरिया था जहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, है ना. ठीक है, अब ये दिल्ली के आसपास वाले एरिया की बात नहीं हो रही है, गैरिसन टाउन्स की बात नहीं हो रही है, हिंटरलैंड्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसकी बात हो रही है, जहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है. ठीक है, साउथ वाला एरिया में ये जाएंगे. अब देखिए, मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू साउथर्न इंडिया, यस, started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. Yes, तो देखिए किसने स्टार्ट किया, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना. अगर पद्मावत मूवी में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने साउथ वाले पार्ट में जो है वहाँ पे अटैक किया ना, वहाँ पे अपना एम्पायर एक्सपेंशन करने की कोशिश की है ना. तो किन्होंने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने. ठीक है, खिलजी डायनेस्टी से थे ये. ठीक है, और उसे और ज़्यादा एक्सपेंड किया तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद तुगलक ने. समझ रहे हो? ठीक है, तो अब ये क्या कहला रहा है, आपके एक्सटर्नल फ्रंटियर. ठीक है, जो आपके बाहर वाले जो एरिया जहाँ पे सुल्तान्स का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर उन्होंने अपने कैंपेन चलाए. ठीक है, और वहाँ जाकर जो है अपने एम्पायर को उन्होंने एस्टेब्लाइज किया. ठीक है, और ये काम किसने किया था, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसे आगे बढ़ाया किसने, मोहम्मद तुगलक ने. ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसमें ये मैप है, यहाँ पे जो है थंजावुर तक ये जाता है. कौन, अलाउद्दीन खिलजी जो है आपके, वो थंजावुर वाले एरिया तक जाता है और अपना एम्पायर जो है वो एक्सपेंड करता है. ठीक है, दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रंटियर. समझ में आया? तो इस तरीके से जो है ये अब गैरिसन टाउन से जो है एक वास्ट एम्पायर जो है एस्टेब्लाइज कर रहे थे. कौन, सुल्तान्स. समझे? अब आगे देखिए, सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स. देखो, अब जो इनकी आर्मी थी, जो भी सोल्जर्स थे, वो क्या काम कर रहे थे, एलिफेंट्स को कैप्चर करने का. जो भी हॉर्सेज थे, स्लेव्स थे, ना, मतलब जहाँ भी वो जा रहे थे तो वहाँ पर जितने भी उनको आर्मी दिखती, जो इनकी अपोजिट टीम होती है ना, उनके एलिफेंट्स, हॉर्सेज और स्लेव्स जो होते थे उनको कैप्चर करके ये लाते थे. दैन प्रीशियस मेटल्स जो थे वो उन सबको वहाँ से लूट पाट कर लेकर आते थे. देन एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत ओवर 150
150 ईयर्स। इस तरीके से 150 ईयर्स तक जो है वो पूरा इसका सल्तनत का एक्सपेंशन का काम यहाँ पर हुआ। देखो अब जो आगे आने वाले वीडियोस है ना उसमें इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको बताऊंगी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इनके बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने जो है एक्सपेंशन एम्पायर का किया है ना। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए, तो हम देखेंगे मस्जिद क्या है ना। मस्जिद वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि जहाँ हम प्रे करते हैं ना, वर्शिप करते हैं। तो हिंदुज़्म में क्या होता है कि आपके टेम्पल्स होते हैं, और वैसे ही मोमडन्स में क्या होता है, मस्जिद होता है ना। तो मस्जिद जो वर्ड है पहले आप वो समझिए ना, जो इसकी इंग्लिश टर्म है दैट इज़ मॉस्क्यू है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क्यू। और ये मस्जिद जो है वो क्या है बेटा, एक अरबिक टर्म है ना, अरबिक में से कहते हैं मस्जिद, ठीक है। तो मस्जिद पर्टिकुलर है क्या, देखिए, सी अ प्लेस वेयर मुस्लिम prostrates in reverence to Allah। yes, मुस्लिम्स जो क्या करते हैं मतलब रेवरेंस जो अल्लाह है ना उनके सामने नी डाउन होता है ना। आप देखते हो कि नमाज जो पढ़ते हैं ये लोग प्रे करते हैं तो नी डाउन होकर प्रे करते हैं ना। तो ये जो वर्ड है आपके prostrate, इट मीन्स नी डाउन होना ना, किसके सामने, अल्लाह के सामने, भगवान के सामने, ठीक है। सो इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, अब ये एक और जो मस्जिद है उस वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की वर्शिप होती है ना, स्पेशल पूजा होती है, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू है ना। कब होती है ये, आपने सुना होगा कि फ्राइडे को जो होती है इनके स्पेशल पूजा होती है ना, वर्शिप होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू। मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड दियर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। वो क्या करते हैं, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज बोलते हैं इसको है ना, तो वहाँ पे सभी एक साथ क्या करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू। सो नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्न मेल एज दियर लीडर, दैट इज कॉल्ड इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स। यस, और ये जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर होती है यहाँ पर स्पेशल जो इनका, जैसे हिंदूज़ में क्या होते हैं कि आपके प्रीस्ट होते हैं ना, और क्रिश्चियंस में आपके फादर होते हैं, वैसे ही इनमें जो ये कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, जो स्पेशल प्रेयर है जो फ्राइडे को हो रही है ना, तो वो कौन करवाता है, इमाम है ना, उनको हम क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं, ठीक है। Then he also delivers the sermon खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। यस, और फ्राइडे को जो है एक स्पेशल क्या है आपके सरमन है ना, ये भी डिलीवर करते हैं कि अपने जो भी लोग आते हैं वहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, खुतबा, क्या कहते हैं ये, उसे खुतबा कहते हैं या फिर सरमन उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है इनके वर्ड्स हैं ना, जो कि मुस्लिम्स में ये सारी चीज़ें होती है ना। आगे देखिए, सो ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। यस, और प्रेयर के दौरान ये अपना फेस किधर रखते हैं, मक्का। मक्का कहाँ है, ये आपके सऊदी अरब जो है वहाँ पर है इनका, मतलब जैसे कि हमारे जो ये होली प्लेसेस होते हैं ना, धार्मिक स्थल होते हैं, तीर्थ वाले जो स्थान होते हैं ना, तो वैसे ही मुस्लिम्स में क्या होता है, इस्लाम जो रिलीजन है उसमें मक्का जो है वो इनका तीर्थ स्थल है ना, तो उसकी तरफ फेस करके ये क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं ना। तो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मक्का किस साइड आता है, वेस्ट साइड आता है ना, तो ये पूजा करते वक्त, नी डाउन होते वक्त वेस्ट साइड अपना फेस करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। सो इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला, और इसे हम क्या कहते हैं, किबला। समझ में आया बच्चों। सो ये क्या था, मस्जिद के बारे में था थोड़ी डिटेल है ना। अब आगे देखते हैं, द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्केज इन सिटीज़। यस, अब जो दिल्ली सुल्तान्स थे है ना, अभी देखो पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें भी हमने देखा कि जो भी रूलर्स है वो अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए है ना, और अपने रिलीजन को जो है वो उसका मतलब लोगों में क्या करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना रहे थे, टेम्पल्स बनवा रहे थे ना। तो अब ये सुल्तान्स की जो सल्तनत की यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है दिल्ली से, तो वो सुल्तान्स क्या करेंगे, वो अपने जो है बहुत सारे मॉस्केज, बहुत सारे मस्जिद वो बनवा रहे थे है ना। सो डेमोन्स्ट्रेटेड दियर, क्यों बनवा रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटेड दियर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। यस, वो क्या बताना चाह रहे थे कि वो इस्लाम के क्या है, प्रोटेक्टर है, मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर है ना। तो अपने जो भी कम्युनिटी थी, इनके कम्युनिटी के लोग थे जो कि इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे, उनके एक तरीके से ये प्रोटेक्टर बनना चाहते थे है ना। तो इसलिए बहुत सारी जो है मस्जिद इन्होंने बनवाई। देन टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और जो भी इस इस्लाम में जो भी बिलीव करते थे उनके लिए एक तरीके से क्या बनना चाहते थे, एक तरीके से फॉलोअर उनके थे ये है ना। सो
It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds. और ये necessary भी था उनके लिए, है ना. अगर किसी भी religion को कोई follow करता है ना, तो उससे related इस तरीका कोई बनता है, कोई भी इमारत बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से उनका विश्वास और ज़्यादा उसमें strong हो जाता है ना. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो है मस्जिद बहुत सारी बनवाई इन सुल्तान्स ने, है ना. अब वो कौन कौन सी मस्जिद थी वो देखिए कुवैत अल इस्लाम, यस, ये मस्जिद है, मॉस्क्यू है. एंड मीनार, दिस वाज द कांग्रीगेशनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान्स. यस, ये फर्स्ट कांग्रीगेशनल मॉस्क्यू थी जहाँ पे सभी जो है एक साथ जो मुस्लिम्स थे, है ना, इस्लाम के फॉलोअर्स थे, एक साथ नी डाउन होकर नमाज़ पढ़ते थे, है ना. दैट इज़ फर्स्ट कांग्रीगेशनल मॉस्क्यू. ठीक है, कहाँ बनी थी ये, दिल्ली में बनाई गई थी, है ना. तो ऐसी बहुत सारी जो है ये यहाँ पर बनाई गई है. देखो ये जो आपके इल्तुतमिश थे, आपके जो कौन से टर्किश रूलर्स में मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश हुए, है ना. तो उन इल्तुतमिश ने जो है यहाँ पे बहुत सारी मीनार्स भी बनवाई. ठीक है, उसके बाद में आपकी खिलजी आए, है ना. खिलजी ने भी जो है इसके अंदर बहुत सारा एक्सपेंशन इसके अंदर किया, है ना. और एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जिन्होंने अपने नाम पे ही यहाँ पर क्या बनवाई थी, मीनार बनवाई थी, जिसको क्या कहते हैं, कुतुब मीनार, है ना. ठीक है, तो इस मॉस्क्यू में ये सारी चीज़ें बनी हुई है. ठीक है, तो इस तरीके से और भी मॉस्क्यूज़ जो है इन्होंने बनवाई. कौन सी थी देखिए, बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक. यस, बेगमपुरी मॉस्क्यू ये भी किसने बनवाई, आपके जो कौन सुल्तान थे, मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश से थे ये, है ना. वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जहांपना, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड. इसको क्या बोला गया, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला गया. हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली. और ये कहाँ बनी थी बेटा, दिल्ली में ही ये बनाई गई थी. ठीक है, तो ये इस तरीके से अपनी वेल्थ को, अपनी पावर को शो करते थे और अपने जो इस्लामिक जो फॉलोअर्स थे ना, उनमें अपना बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके की जो मस्जिद थे ये बनवाते थे. कौन बनवाते थे, ये जो सुल्तान थे वो. ठीक है, तो और कौन कौन सी मस्जिद बनवाई देखिए, मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी. यस, लोदी डायनेस्टी, दैट वाज लास्ट डायनेस्टी, है ना. याद है ना आपको कि लास्ट डायनेस्टी थी, है ना, आपके सिकंदर लोदी रहे ना, बाय हिज मिनिस्टर. ठीक है, तो इन्होंने ये बनवाई थी, सिकंदर लोदी के टाइम पे ये बनी थी. देन नेक्स्ट कौन सी है, और मॉस्की ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520 में बनी. ये भी आपके लोदी डायनेस्टी के टाइम पे ही बनी है ना, और तब तक एंट्री हो चुकी थी आपके मुगल एम्परर्स की, है ना. उस टाइम पे ये मस्जिद जो है वो बनी थी. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है बहुत सारी मस्जिद और मॉस्किस जो है इन्होंने बनवाई और जो है अपने इस्लाम का जो क्या किया, एक तरीके से पब्लिसिटी की, है ना. और अपने जो ये रिलीजन का था इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग करना चाहा था. ठीक है, आगे देखिए. सो क्लोजर लुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स. तो ये तो बात हो गई मस्जिद की. अब हम देखेंगे कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, वो किस तरीके से चल रहा था. अब एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि हम छोटे से एक वीडियो में, छोटे से पार्ट में पढ़ लेंगे, नहीं, बहुत बड़ा है ये, है ना. तो फिलहाल हम क्या देखेंगे इसके अंदर, जो खिलजीज और तुगलक्स हुए थे आपके अलग अलग डायनेस्टी मैंने आपको बता चुकी हूँ ना. तो उसमें आपके जो खिलजीज और तुगलक्स हुए, इनके टाइम पे किस तरीके से कंसोलिडेशन जो है वो अपने मतलब जो भी बिखरे हुए पार्ट थे उनको कैसे इन्होंने गैदर किया ना, तो उनके बारे में हम देखेंगे. सो फर्स्ट जो इसमें आता है दैट इज रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ था, है ना. तो जो इसमें मेन रोल आता है वो स्लेव्स का आता है. अब स्लेव क्या है, देखो बच्चों, एक ये सल्तनत जो है डायनेस्टी, इसी में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी रूलर होगा, है ना, उसके बाद में क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि उनका जो बेटा होगा ना, तो मतलब उनके डिसेंडेंट्स जो होंगे वो किंग नहीं बन रहे हैं, वो रूलर नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो स्लेव्स को दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी. जैसे आपके खिलजी जो आए थे यहाँ पर, है ना, खिलजी अटैक करने आए थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, वो उनको अपने स्लेव था वो उनका ना, उनको वो दे गए थे अपनी जो भी सल्तनत थी उसको. ठीक है, तो उसी तरीके से ये सारे स्लेव्स थे ना, वो सब मिलकर जो है वो एम्पायर को आगे चलाएंगे, है ना. तो ये आपको सल्तनत डायनेस्टी में देखने को मिलेगा. ठीक है, सो स्लेव का क्या रोल था एडमिनिस्ट्रेशन में वो देखेंगे हम इसमें. द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत. देखो अब ये तो हो गया था कि उन्होंने अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा वास्ट कर लिया था ना, एक्सपेंशन उसका बहुत ज़्यादा कर लिया था. तो उनको क्या चाहिए था कि पूरी जो है एक तरीके से पूरी टीम चाहिए थी चलाने के लिए ना, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए गवर्नर्स वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह सारे चाहिए होंगे ना, तो एक पूरी टीम चाहिए थी उनको. सो नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. ऑब्वियसली चाहिए थी, है ना, फैक्ट था
बताइए कि उनको गवर्नर्स चाहिए थे और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया देखिए, रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टन एज गवर्नर्स, यस, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत जो हाई प्रोफाइल जो लोग थे उनको अपॉइंट न करके बल्कि किन को अपॉइंट किया, स्लेव्स को अपॉइंट किया। देखो बच्चों कि जो ऑलरेडी पावरफुल थे है ना, जिनके पास बहुत सारी वेल्थ थी ऑलरेडी, ठीक है, जो हाई प्रोफाइल जो लोग थे उनको अपॉइंट नहीं किया अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स में, किसको अपॉइंट किया, जो स्लेव्स थे उनको अपॉइंट किया उन्होंने, है ना। सो दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश ने किसे फेवर किया, फेवर स्लेव्स टू बी अपॉइंटेड ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस, यस। और इसकी स्टार्टिंग किसने की, जो आपके इल्तुतमिश थे ना, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की और उन्होंने किसको अपॉइंट किया, जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे ना, इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट थी उसमें इन्होंने किसको अपॉइंट किया, जो स्लेव्स थे उनको अपॉइंट किया ना। क्यों किया अपॉइंट, देखो अगर किसी ऑलरेडी कोई पावरफुल है, ऑलरेडी किसी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है ना, उसको अगर आप अपॉइंट करोगे एज अ लेबर, उसको रखोगे तो वो क्या होगा, पहले ही बहुत कॉन्फिडेंट होगा, है ना, और हो सकता है कि वो क्या किंग की जगह लेना चाहे, रूलर के अगेंस्ट वो चला जाए, है ना, बाद में मतलब रूलर के खिलाफ ही वो बगावत कर दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा चांसेस होते हैं। लेकिन जो अगर स्लेव को किसी को लोगे आप, तो एक तो वो आपका एहसान मानेगा कि इन्होंने जो है मुझे इस लायक समझा, है ना, कि मुझे बिल्कुल मतलब कि रूल करने का जो है इन्होंने चांस दिया, है ना। तो इस वजह से ये क्या चाहते थे कि हम स्लेव को ही लें। ऐसा किस में देखने को मिलेगा आपको, इसमें सल्तनत डायनेस्टी में आपको मिलेगा, ठीक है। स्पेशली परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज, यस, मिलिट्री सर्विसेज में भी इन्होंने स्लेव को रखा। देन सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट, यस, एक तरीके से जो स्लेव जो रहेगा वो पूरी तरीके से किस पे, मास्टर्स पे, जो भी उनको लेकर आया है ना, जिसने भी इसको हायर किया है उस पर वो डिपेंड रहेगा, है ना, और उसका मतलब उस पर ट्रस्ट भी पूरा किया जा सकता है। किसके थ्रू ट्रस्ट किया जा सकता है, सुल्तान के थ्रू उस पर पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है ना, बल्कि जो भी हाई प्रोफाइल आएगा तो उस पर वो उतना ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए ये स्लेव्स को जो है वो हायर करते थे, है ना। लेकिन क्या था देखिए, द खिलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदागान फॉर हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, यस, ये जो वर्ड आया है बंदागान, इसका मतलब भी स्लेव ही है ना, ठीक है। तो इन्होंने जो पॉलिटिकल पोजीशन थी, बहुत हाई पॉलिटिकल पोजीशन पे भी स्लेव्स को ही रखा। किन्होंने रखा, खिलजी ने और तुगलक्स ने, ठीक है बच्चों। सो दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, इन्होंने क्या क्या अपॉइंट किए, जनरल्स और गवर्नर्स जो थे, जो कि हाई पोस्ट थी बहुत ना, कि बहुत बड़े बड़े एरियाज उनको, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स उनको दे रखे थे, है ना, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने स्लेव्स को ही अपॉइंट किया। किन की बात हो रही है, खिलजी और किन की, तुगलक्स की, ठीक है। सो देन हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यस, इससे क्या आई, देखो अब स्लेव्स को आप रख रहे हो, है ना, ठीक है, गुलाम को आप रख रहे हो, हायर कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट उनको दे रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो है इनस्टेबिलिटी जो है वो आनी थी। अब क्यों आई इनस्टेबिलिटी जो है आपके एम्पायर में, क्यों आएंगी, देखो अब कोई भी जैसे कि कोई भी बंदा है जिसने, कोई भी सुल्तान है, उसने स्लेव रखा अपना, ठीक है। अब उस सुल्तान के जाने के बाद में वो स्लेव रूल कर रहा है ना, अभी जैसे कि इल्तुतमिश की बात करते हैं हम ना, इल्तुतमिश ने जो है कोई स्लेव रखा हुआ है, उसके बाद में उनकी बेटी आई रज़िया, है ना, उनका स्लेव है, तो इल्तुतमिश के जाने के बाद में वो स्लेव रह गया, लेकिन अब वो उसके प्रति तो बहुत ज़्यादा फेथफुल था, किसके प्रति, इल्तुतमिश के, है ना, लेकिन रज़िया के साथ में वो उतना ज़्यादा फेथफुल नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या होता था, कंट्रोवर्सी होती थी फिर उनमें, है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उनमें चलते थे, तो इसलिए क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आई, है ना। तो इस तरीके से स्टेबल नहीं था, मतलब कि जो भी स्लेव्स होते थे वो अपने सिर्फ ऑनर जो उनका होगा ना, जो मालिक होगा उसके लिए ही वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फेथफुल होगा, है ना, बल्कि उसके बेटे के लिए नहीं होगा, इसलिए स्टेबल जो है वो इसके अंदर नहीं रहा। इसलिए ये वाला प्रोसेस जो था वो उन ऑथर्स को, जो भी स्कॉलर्स होते थे जो इनके बारे में लिखते थे, है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, स्कॉलर्स लिखने का काम करते थे ना, तारीख लिखते थे वो ना, तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, ठीक है। आगे देखिए, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू दियर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट टू दियर हायर्स, ये हायर्स उन्हीं के लिए आया है ना, कि वो जो भी डिसेंडेंट होंगे ना उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेथफुल नहीं होंगे, तो ये वर्ड हायर्स जो है वो डिसेंडेंट्स के लिए ही आया है, जो आगामी वंशज होंगे ना उनके लिए ये वर्ड आया है। द न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, यस, अब कोई भी नया सुल्तान बन रहा है उसका खुद का अपना एक नया स्लेव होगा, है ना, तो इस तरीके से स्लेव्स में भी आपस में क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, ठीक है। So, as a result, the accession of a new monarch often
सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, यस, इसलिए जो अब नॉबल्स कौन है, ये जो स्लेव्स है ना, वो ही एक तरीके से एडवाइज़र्स भी होते थे सुल्तान्स के, है ना, तो उन्हीं को क्या बोला गया है, नॉबल्स। तो इस तरीके से बहुत सारे नॉबल्स हो गए ना, कोई भी सुल्तान है, उसका अपना खुद का एक नॉबल है, फिर उसका बेटा हुआ, उसका कोई नॉबल होगा, स्लेव होगा ना, तो उनमें आपस में क्या होता था कि अपने नए नए जो है स्लेव्स आ गए, नए नए नॉबल्स आ गए, तो उनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे। देन दिस सिस्टम वॉज नॉट लाइक्ड बाय मैनी एलाइज एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक, यस, ये सारा प्रोसेस जो है, जो भी त्वारिक लिखते थे, ऑथर्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे ना, जो कि त्वारिक लिखने का काम करते थे, इनके बारे में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखने का काम करते थे, उनको ये सारा प्रोसेस पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक स्लेव होकर जो है वो रूल करे, है ना, वो चाहते थे कि जो ऑलरेडी वेल्थ जिसके पास है, जिसके पास पावर है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो रूलर आए, एज अ रूलर वो आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। सो एलाइट एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान, इसलिए वो जो भी दिल्ली सुल्तान्स होते थे उनको क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे, है ना, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें वो बोलते थे। देन फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेज, ये लो एंड बेस बॉर्न जो वर्ड आया है, ये उन्हीं के लिए आया है जो कि क्या, स्लेव जो हायर कर रहे हैं ना, जो स्लेव जो होते थे वो कौन लोग होते थे, जो आपके मतलब कि आप कह सकते थे उनकी वेल्थ अच्छी नहीं होती थी, उनकी मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी, है ना, कोई भी गार्डनर हो सकता था, कोई भी बार्बर हो सकता था, इन सबको वो अपॉइंट कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये वर्ड आया है लो एंड बेस बॉर्न ना, एक हाई ऑफिसर्स पे जो है, हाई पोजीशन पे उनको वो क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं सुल्तान। तो ये सारी चीज़ें किनको पसंद नहीं थी, उन ऑथर्स को पसंद नहीं थी, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि आपके जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक है ना, उन्होंने अपने हाई प्रोफाइल, जो हाई पोजीशन थी, उनके ऊपर किस किस को अपॉइंट किया था, वो हम एज ए एग्जाम्पल देखेंगे। सो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ कुमार अ वाइन डिस्टिलर, यस, अजीज़ कुमार जो थे, ये एक स्लेव था इनका, जो कि क्या था, एक वाइन की शॉप चलाने वाला जो होता है ना, वो था। देन फिरोज़ हज़ाम अ बार्बर, एक फिरोज़ हज़ाम था जो कि एक बार्बर था, उसको भी इन्होंने एक हाई ऑफिसर अपॉइंट किया था। देन मनका तब्बाक अ कुक, ये कुक था। एंड 2 गार्डनर्स लदा एंड पीरा, 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटेड पोस्ट, इन सबको जो है उन्होंने एक हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दी थी, ठीक है, जबकि इनकी प्रोफाइल कैसी थी, मतलब कि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे थे। सो ज़ियाउद्दीन बरानी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर्स, ज़ियाउद्दीन बरानी जो है, इनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्रॉनिकलर है ना, हिस्टोरियन है जो कि हिस्ट्री लिखने का काम करते हैं। इनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि रिपोर्टेड दियर अपॉइंटमेंट्स एज साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल, इन्होंने क्या बताया कि सुल्तान जो थे वो क्या, अपनी पॉलिटिकल जजमेंट करने की पावर को खो चुके थे और उसके लिए वो कैपेबल नहीं थे, इसलिए ऐसा काम वो कर रहे थे। कैसा काम कर रहे थे कि जो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जो है वो ऐसे मतलब कि गार्डनर, बाबर, इन लोगों को वो रख रहे थे। इसका मतलब क्या है, वो अपने जजमेंट की पावर को, पॉलिटिकल पावर को खो चुके हैं ना, उनमें उनकी कैपेसिटी नहीं है ये सब करने की, ठीक है। ये सब किसने लिखा है, ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इसमें हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो है आपके ये पहले तो आपके जो एक्सपेंशन हुआ एम्पायर का, है ना, वो हमने देखा, है ना, गैरिसन टाउन से किस तरीके से एम्पायर फैला, है ना। उसके बाद में हमने मस्जिद के बारे में सुना, है ना। अब जो है हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी हाई पोजीशंस थी, वहाँ पर ये हाई प्रोफाइल लोगों को न रख के बल्कि नॉर्मल लोगों को ये हायर कर रहे थे। स्लेव से वो जो है अपने एम्पायर को चला रहे थे ना, स्लेव एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि चैप्टर के आगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखेंगे, है ना, मोहम्मद तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।